क्या कभी आपको अपनी किसी मान्यता पर इतना यकीन रहा है कि आप उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार थे? साइंस की दुनिया कभी कभी ऐसे लोगों को आकर्षित करती है जो इस परीक्षा के लिए तैयार हैं और महाबेवकूफी के बीच के बारीक अंतर को नहीं समझना चाहते। तो सारे नियम सुरक्षा के बारे में आप भूल जाइए, क्योंकि जब और किसी ने हिम्मत नहीं की तो इन सिरफिरे वैज्ञानिकों ने खुद पर ही खतरनाक प्रयोग कर डाले। कान से धुआं। जब बात खुद पर प्रयोग करने की हो तो जेबीएस हाल्डेन के अलावा शायद ही किसी वैज्ञानिक ने खुद पर इतने ज्यादा प्रयोग किए होंगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के इस ब्रिटिश इंडियन चिकित्सक ने विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रयोग किए, लेकिन उनकी खास रुचि ये थी ये जानने में कि गहरे समुद्र में गोता लगाने से नाविकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए वे खुद कई बार एक डिकम्प्रेशन चैम्बर में बंद कर लेते थे खुद को, ताकि गोताखोरी के इफेक्ट्स को पैदा कर सकें और उनको जो भी कुछ अनुभव हो वो रिजल्ट खुद रिकॉर्ड कर सकें। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ही जल्दी डिकम्प्रेशन हो जाने के कारण ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर बेहोशी छा गई। इस प्रोसेस में उनकी रीढ़ की भी कई हड्डियां कुचल गईं, लेकिन वे जरा भी नहीं घबराए और चेंबर में वापस जाकर एक्सपेरिमेंट जारी रखा। एक बार तो डिकम्प्रेशन प्रोसेस को बहुत तेज करने की वजह से उनके कान का पर्दा भी फट गया। बाद के जीवन में उन्होंने ये बयान दिया कि यदि कान के पर्दे में एक छेद रह जाता है तो आदमी थोड़ा बहरा जरूर रहता है, लेकिन सिगरेट पीकर उस छेद से धुआं भी छोड़ा जा सकता है। ये एक सामाजिक उपलब्धि होगी। लगता है कि वे पहले ट्राई कर चुके हैं और ये वाकई में एक बहुत बड़ी शानदार उपलब्धि है। हेनरी स्मोलिंस्की की फ्लाइंग कार। क्या ये एक कार है? क्या ये एक विमान है? क्या ये वास्तव में एक अच्छा आइडिया है? हेनरी स्मोलिंस्की अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी से तंग आ चुके थे, इसलिए उसे छोड़ दिया ताकि अपने एकमात्र सपने को पूरा कर सकें। वो था दुनिया की पहली कमर्शियल तौर पर उड़ने वाली कार का निर्माण करना। उनका प्लान था कि फोर्ड पिंटो कार में एक सेस्ना स्काई मास्टर विमान के पंख और टेल फिट कर दिए जाएं। हालांकि उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि कार का वजन पंखों के वजन के प्रोपोर्शन में ज्यादा होने के कारण गड़बड़ी ना हो जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब तूल पकड़ चुका था। कई सफल उड़ानों के परीक्षण कर लिए गए और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में बस कुछ ही महीने बाकी थे। लेकिन जब स्मोलिंस्की अपनी कंपनी के फाउंडर के साथ उस हाइब्रिड गाड़ी को एक और टेस्ट फ्लाइट के लिए बाहर ले जा रहे थे, तब उनके सारे सपने चकनाचूर होकर नीचे गिर गए। कमजोर वेल्डिंग और फॉल्टी लॉकिंग सिस्टम के मिले जुले असर के कारण विंग सपोर्ट फेल हो गया और कार जमीन पर गिर गई। दुख की बात यह है कि आग की लपटों में यात्री और पायलट दोनों की ही मौत हो गई और इसके साथ ही आपके पास एक उड़ने वाली कार होने की संभावना भी खत्म हो गई। खटमल पालने वाले। जिन लोगों ने भी खटमलों का सामना किया है वे आपको बताएंगे कि वे इन घिनौने कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रेजन ग्रिज के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे और उसके पति दोनों ही जीव विज्ञानी हैं और एक ऐसा फेरोमोन बनाने में लगे हुए हैं जो इस कीड़े को हमारे फर्नीचर से दूर ले जाएगा। हालांकि इस प्रोडक्ट की जो रिसर्च प्रोसेस है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। 2006 से लेके अब तक ग्रिज ने खुद को 2 लाख बार खटमलों से कटवाया है। वे एक बार में इन कीड़ों से 5 जार्स को भर देती हैं। प्रत्येक में 200 कीड़े होते हैं। फिर वो अपना हाथ लंबा करके पूरे हाथ पर इनको जमा देती हैं और खटमलों को अपना खून पीने देती हैं। ऐसा क्यों? वो पहले इन बग्स को चिकन और गिनी पिग के खून की खुराक देती थी, लेकिन फीडिंग के इस तरीके में कई सारी परेशानी और कॉम्प्लिकेशंस आई। इसलिए चीजों को सिंपल बनाने के लिए वो इन्हें खुद के ही खून पर पालने पोसने लगी। खटमलों में कभी कभी चगास रोग जैसी बीमारियां फैलाने वाले परजीवी भी मौजूद होते हैं और इनसे हार्ट फेल हो सकता है। इसलिए यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ घिनौना ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है, लेकिन अगर इससे खटमलों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। रेडिएशन दंपत्ति। पियरे और मैरी क्यूरी ने जो काम किया उसके बिना हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को कभी नहीं समझ पाते, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक समाज को इस बात की बहुत कम जानकारी थी कि ये तत्व असल में कितने खतरनाक थे। इस समझ की कमी के कारण इस दंपत्ति ने जितना समय हाई लेवल के रेडियो एक्टिव मटेरियल से घिरे होकर बिताया वो चौंका देने वाला था। इस खतरों का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि आजकल के रिसर्चर क्यूरे के साइंटिफिक पेपर्स को पकड़ने के लिए भी सुरक्षात्मक कपड़े पहनते हैं। बाकी समय इन्हें शीशे की परत वाले बक्से में रखा जाता है। खुद को रेडिएशन से एक्सपोज करने के मामले में खासतौर से पियरे बहुत ही लापरवाह थे।
1903 में वे ब्रिटिश रॉयल इंस्टीट्यूशन के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। वो ये डिस्प्ले करना चाहते थे कि कैंसर के इलाज के लिए इंसानी शरीर पर रेडियम का प्रभाव कैसे फायदेमंद हो सकता है। इसलिए इसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने रेडियम के एक सैंपल को अपनी बाह पर 10 घंटे तक टेप से बांधे रखा, जिससे उनकी स्किन रेडिएशन से जल गई। उन्होंने अपना ताज़ा दिखने वाला घाव वैज्ञानिकों के सामने खोला और जब पियरे ने बताया कि उन्होंने असल में ये एक्सपेरिमेंट 1 महीने पहले किया था, तब सब हैरान हो गए। इस प्रकार के प्रयोग जिनकी गंभीरता उस समय लोगों को नहीं पता थी, ये दंपत्ति करते ही रहते थे। इससे उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। मैरी तो अपनी डेस्क पर भी रेडियम का एक सैंपल रखती थी, क्योंकि उसे चमकता हुआ देखकर उन्हें बहुत मजा आता था। आगे जाकर रेडिएशन से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होकर मैरी की मृत्यु हो गई, जबकि पियरे पर एक घोड़ा गाड़ी चढ़ गई और वे अपनी जान गंवा बैठे। उन दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया या शायद महसूस तक नहीं किया कि रेडिएशन के एक्सपोजर से क्या खतरा है। उन्हें तो बस कैंसर के इलाज में इसका पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। स्टेप का रॉकेट स्लेज। अमेरिकी वायुसेना का नारा हमेशा से यही रहा है, सेवा को स्वयं से पहले रखो, और कर्नल जॉन स्टेप निश्चित रूप से इन शब्दों पर खरे उतरते थे। स्टेप ने अपने शरीर पर डिसलोरेशन या धीमे होने के प्रभावों का अध्ययन करते हुए नाम कमाया। 1945 में इस बारे में बहुत ही कम जानकारी थी कि एकदम से रुक जाने की स्थिति में शरीर को क्या नुकसान होता है। मिलिट्री इस बात को ठीक से समझने के लिए बहुत आतुर था कि उसके पायलट्स का भला हो सके। इसलिए राइट एयर डेवलपमेंट सेंटर से फंडिंग मिलने पर स्टेप ने जी विज नामक एक रॉकेट स्लेज का निर्माण किया, ये पूरी तरह से जानते हुए कि वो गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है या उनकी जान ले सकता है। स्टेप ने खुद को उसके अंदर स्ट्रैप कर लिया और काम पर चले गए। अगले 10 वर्षों में उन्होंने खतरनाक लेवल्स के जी फोर्स में खुद को झोंक दिया और 632 mph तक की स्पीड पर चले। इससे उन्हें पृथ्वी पर सबसे तेज आदमी का खिताब भी मिला। इस खतरनाक स्पीड पर पहुंचने में सिर्फ 5 सेकंड लगते थे और उस स्लेज को धीमे होकर पूरी तरह रुकने में अक्सर 1 सेकंड लगता था। बेशक 46.2 जी जैसे फोर्स अर्जित करने की कीमत भी चुकानी पड़ती थी। कलाई में फ्रैक्चर, टूटी हुई पसलियां और यहाँ तक कि फिलिंग्स का गिर जाना, ये सब एक ही दिन में हो जाता था। और 1954 में तो स्टेप ने अपना रेटिना तक निकाल कर अलग कर दिया था। उनका कहना था कि वे बिना सुन किए दाढ़ निकालने जैसा फील करते हैं। इसके बावजूद स्टेप को कोई चीज नहीं रोक सकी और उन्होंने इस तरह की 29 और क्रेजी राइड्स को कर डाला। बैरी मार्शल की सांसों की बदबू। वर्षों तक रिसर्च करने के बाद 1984 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैरी मार्शल को यकीन हो गया कि उन्होंने कुछ प्रकार के पेट के अल्सर्स का कारण खोज निकाला है, लेकिन उन्हें यह साबित करने की जरूरत थी। ऐसा करने का सबसे तेज और आसान तरीका यह था कि वे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के जिस बैक्टीरिया को इसका जिम्मेदार मानते थे, उससे किसी को संक्रमित करके देखें। लेकिन अस्पताल की नैतिकता वाली कमेटी ने उन्हें किसी पर भी अपनी हाइपोथेसिस का टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने वही किया जो आप सोच रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बैक्टीरिया से भरे हुए द्रव को खुद ही पी लिया। उनको कुछ ही दिनों के भीतर उम्मीद से जल्दी गैस्ट्रिटिस हो गया, उन्हें उल्टियां हुई, अल्सर हुआ और उनकी पत्नी के अनुसार उन्हें बदबूदार सांसें आने लगीं। लेकिन मार्शल बहुत ही खुश थे। अपनी इस खोज को प्रकाशित करने के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने न तो अपने स्वास्थ्य की चिंता की, न शादी की। उम्मीद है उनका अगला काम होगा खुशबूदार सांसों के लिए उपयुक्त मिंट की खोज करना। कान में खुजली। कभी कभी वैज्ञानिक ऐसे काम करते हैं जिससे हम बस अपना सिर खुजाते रह जाते हैं, और इस कारण कभी कभी वे खुद का भी खुजाते रह जाते हैं। 1993 में न्यूयॉर्क स्थित पशु चिकित्सक रॉबर्ट लोपेज से उनके एक क्लाइंट ने पूछा, क्या इंसान अपने पालतू जानवरों के कान के कीड़ों को पकड़ सकते हैं? उन्होंने तुरंत इस फिनोमेना पर रिसर्च की और थोड़े समय बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पर एक प्रैक्टिकल स्टडी करने की जरूरत है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लोपेज ने तय किया कि वे खुद ये काम करेंगे। उन्होंने अपनी बिल्ली के कान से कुछ घुन निकाल कर खुद के कान में डाल दिए। उसके अनुसार उन्हें तुरंत ही अंदर से खरोंचने की आवाजें आने लगी, क्योंकि वे छोटे पैरासाइट्स उनकी कान की नली के नीचे उतर रहे थे। जल्दी उन्हें भयानक खुजली होनी शुरू हो गई, जो कि कई हफ्तों तक नहीं रुकी। लोपेज को इन घुनों से छुटकारा पाने में 1 महीने से अधिक का समय लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 2 बार और रिपीट कर डाला। अब उनके पास उस क्लाइंट के सवाल का पक्का और डिटेल जवाब था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब एक वैज्ञानिक जिज्ञासु होता है तो कभी कभी उसे खुजली करनी पड़ती है। छाती में दर्द। हार्ट कैथेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ट्यूब को एक खून की मोटी नस के जरिए सीधे दिल तक उतारा जाता है। ये तमाम मेडिसिन के सबसे जटिल प्रोसीजर्स में से एक है। कई सालों तक डॉक्टर्स का ये मानना था कि अगर ऐसा किया गया तो ये एक मरीज की जान ले लेगा। तब सीन में आते हैं 24 वर्षीय वर्नर फोर्समैन, जो बर्लिन मेडिकल स्कूल से अभी अभी पास हुए हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं।
इस युवा सर्जन को पूरा विश्वास था कि ये प्रोसीजर किया जाना संभव है, इसलिए 1929 में उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक यूरिनरी कैथेटर लिया और उसे अपनी बाह में लगा दिया। फिर उन्होंने एक नस के माध्यम से सुई को 25 इंच तक अंदर घुसाया और आखिरकार अपने दिल तक पहुंच गए। इसके बाद फोर्समैन तुरंत रेडियोलॉजी विभाग की तरफ दौड़े ताकि इस प्रोसीजर का एक्सरे ले सकें, जो आज तक देखा नहीं गया। जाहिर है कि एक्सरे का टेक्नीशियन एकदम डरा हुआ था। फोर्समैन के इन बहादुरी भरे प्रयासों को मान्यता देने में वैज्ञानिक समाज को 26 साल लग गए और आखिरकार उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने उस दर्दनाक अनुभव के बाद उस एक्सरे टेक्नीशियन को एक गिलास पानी और एक कंबल देकर शांत किया होगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। काली विडो स्पाइडर से सभी डरते हैं और उसकी ठोस वजह भी है, लेकिन ये असल में कितनी खतरनाक है ये बात साइंटिस्ट पूरी तरह से केवल 1933 तक ही समझ पाए थे। एलन ब्लेयर नाम के एक प्रोफेसर अलाबामा विश्वविद्यालय में मादा ब्लैक विडो के विष विज्ञान की स्टडी कर रहे थे। उनका खास इंटरेस्ट इस बात में था कि इंसानों पर इसके काटने का क्या असर होता है, इसलिए सारी सावधानियों को ताक पर रखते उन्होंने मकड़ी को अपनी उंगली की नोक पर रख दिया और उसे 10 सेकंड के लिए काटने दिया। अगले 24 घंटों में ब्लेयर को बेहद दर्दनाक अनुभव का सामना करना पड़ा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें दौरे आए, उल्टियां हुई और पेट और हाथ पैर एकदम लकड़ी जैसे कड़क हो गए। यदि आपको पता है कि ऐंठन किससे कहते हैं तो समझ लीजिए आपके पूरे शरीर में हो गई, है ना भयानक। आखिरकार उन्हें पूरे एक दिन के बाद छुट्टी मिली। इस एक्सपेरिमेंट का मूल उद्देश्य ये टेस्ट करना था कि क्या जहरीले पदार्थों के बार बार संपर्क में आने से मकड़ी के काटने के खिलाफ इम्यूनिटी बन सकती है या नहीं। लेकिन ब्लेयर ने कहा कि उनमें सारे दर्दनाक प्रोसेस से एक बार फिर से गुजरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। न्यूटन की पिन पॉइंट डिस्कवरी। आइजैक न्यूटन ने एक बार कहा था कि अगर मैंने दूसरों से ज्यादा दूर देखा है तो वो दिग्गजों के कंधे पर खड़े होकर देखा है। लेकिन इस अगले प्रयोग के बारे में सुनने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि वो भला कैसे देख सकते थे। 17वीं सदी के महान वैज्ञानिक अपनी ग्रेविटी की खोज के लिए भले ही सबसे प्रसिद्ध हों, लेकिन उनको ऑप्टिक्स की स्टडी करने का भी बहुत ही शौक था। ग्लास प्रिज्म पर उनके काम से ये पता चला कि कलर लाइट की एक प्रॉपर्टी है और रिफ्रैक्शन के द्वारा इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन न्यूटन केवल प्रकाश के गुणों को समझने से ही संतुष्ट नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि इंसान इसे किस तरह समझते हैं। अगर आंखों के आकार से छेड़छाड़ की जाए तो इस समझ को कैसे बदला जा सकता है। इसलिए न्यूटन ने एक बड़ी सिलाई करने वाली सुई ली, जिसे बोटकिन के नाम से जाना जाता है, और उनका कहना था कि उन्होंने इसे आंख और हड्डी के बीच में जितना संभव हो सके डाला। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आसान शब्दों में उन्होंने सुई को अपनी आंख की पुतली और खोपड़ी के बीच की जगह में घुसा दिया और उसे चारों तरफ घुमाने लगे, ये देखने के लिए कि क्या होता है। जैसे जैसे वे अपनी आईबॉल के पिछले हिस्से को दबाने और गोदने लगे, वे ये नोट करते थे कि दबाने की वजह से उनको कलर्स और शेप्स कैसे दिखते हैं। ये विकृतियां आंखों में कुछ कलर रिसेप्टर्स को दबाने के कारण दिख रही थीं, लेकिन ये खोज कई सालों तक नहीं हो पाई। ये बात तो साफ है कि आधुनिक विज्ञान के जनक बिल्कुल नहीं घबराते थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया, ये जानने के लिए कि आसपास की जगह का लाइट और डार्क होने से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ साइंस के लिए किया था, लेकिन मुझे शक है कि वे टीवी के जमाने से पहले रंग बिरंगा मनोरंजन लेना चाहते थे। अंटार्कटिक एपेंडेक्टोमी। 1961 में लियोनिद रोगोसोव अंटार्कटिका में सोवियत रूसी बेस नोवोलाजारेस्कावा पर तैनात एकमात्र डॉक्टर थे। बाहर मौसम बहुत ही खराब हो रहा था और जब उस इलाके को एक बर्फ के तूफान ने घेर लिया तो कोई भी उस इमारत के अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। जब रोगोसोव को अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होने लगा तो उनको जल्द समझ आ गया कि उनको एपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वे लोग अंदर फंसे हुए थे और सबसे करीबी सोवियत बेस वहां से 1000 मील दूर था। किसी और डॉक्टर को उनके इलाज के लिए वहां बुलाना नामुमकिन था। रोगोसोव ने शुरू में खुद ही कुछ ऊपरी इलाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कोई राहत नहीं मिली उनको एक आखिरी रास्ता अपनाना पड़ा। उनके 2 सहयोगी कांच पकड़कर खड़े हो गए ताकि रोगोसोव देख सकें कि खुद पर क्या कर रहे हैं, और फिर उन्होंने खुद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच उन्होंने खुद के धड़ पर सर्जरी की और सूजे हुए अंग को सफलतापूर्वक निकाल दिया। 2 हफ्तों तक बिस्तर पर रहने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए, और मैं तो अपने पैरों के नाखून काटने में भी डरता हूँ भाई। लियोनिद रोगोसोव बेशक एक पागल साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही रूसी होने के नाते वे बहुत ही बहादुर भी थे। तो दोस्तों, आपके अनुसार इनमें से कौन सा वैज्ञानिक सबसे ज्यादा बहादुर था और कौन सा वैज्ञानिक सिर्फ स्टूपिड था और कुछ नहीं? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।